जय हिंद बच्चों। आप सबों का हैकल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपन जो प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किए थे बाबू? बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किए थे अपन? बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था। ये आप सबों को यहाँ टॉपिक दिख रहा होगा। बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ था। किस बोर्ड के लिए था बाबू? ये देखिए, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है 2023 में, चाहे वो CBSE के हों, चाहे ICSE के स्टूडेंट हो, चाहे कोई अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जो मेजरली हमने डिस्कस किया था, जो 10 टॉपिक हमने बताया था, जो हमने 10 टॉपिक बताया था, मेजरली वही आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो यूपी का बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, तो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा हो सकते हैं मेजरली, लेकिन ये CBSE और ICSE का जो हमने सिलेबस देखा है उसी को हमने कवर करना स्टार्ट किया है। तो इसी में सबसे पहला टॉपिक जो अपन लेते हैं बाबू, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले साइंस जानते हैं। सबसे पहले अपन ने 6-7 से ही हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब भी अपन साइंस पढ़े होंगे तो उसके अंदर मैटर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। मैटर आपने पढ़ा ही होगा। मैटर को हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक मैटर के स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, दूसरा उसके एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जब अपन एनर्जी की बात करते हैं, तब एनर्जी का या तो हम ट्रांसफ़र पढ़ते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जब अपन एनर्जी का ट्रांसफ़र पढ़ते हैं तो उसको स्टडी करते हैं अपन थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जो कि 11th का टॉपिक है। और अपना टॉपिक क्या है जो अपने को अभी पढ़ना है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तब कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा ये गंदा लग रहा होगा आपको देखने में, मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो हम सबको पता है, साइंस पढ़ते हैं 6-7 से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइंस के अंदर हम जब आप आते हैं 9-10 में आते हैं तो मैटर पढ़ाया जाता है। हालांकि 8 में ही पढ़ाया जाता है, मैटर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मैटर पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैटर पढ़ाया जाता है। मैटर को जो है सो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक उसके स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा उसके एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जब एनर्जी की बात करें तब हम उसके ट्रांसफ़र पढ़ते हैं या फिर उसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। अगर ट्रांसफ़र पढ़ना है, एनर्जी का अगर ट्रांसफ़र पढ़ना है, तब कहाँ पढ़ते हैं? हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जब अपन को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आप समझ रहे हो भाई साहब, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? जो ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है जो एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ले जाना है। कहाँ ले जाना है? एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को कैरी करना है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, कहने का मतलब हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करना, उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्टडी करते हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहली बात क्लियर हो गई, जो अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म आया कहाँ से, ठीक है। बढ़ते हैं अब थोड़ा हम अपन आगे, ठीक है। देखिए, इसमें भी थोड़ा इसको हम क्लीन कर दें, ठीक है। हाँ, देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। थोड़ा देख लीजिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, ये रिवीजन प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो हम एज ए रिवीजन ही यहाँ चल रहे हैं, जिससे कि आपको सारी बातें कवर हो जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन सेल पढ़ते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक गाल्वेनिक सेल को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोल देंगे बाबू? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देंगे इसी को, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? जो केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगा? जब अपन केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी वह केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, जो भी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोल देंगे? गैल्वेनिक सेल बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? गैल्वेनिक सेल बोल देंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी करवाते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या था? गैल्वेनिक सेल का काम क्या था? जो केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना था। ये रिएक्शन क्या होता है? जो गैल्वेनिक सेल होता है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस इन नेचर होते हैं। स्पॉन्टेनियस इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ? वह रिएक्शन जो कि नेचर का जो कंडीशन होता है,
एंड प्रेशर, जो भी नेचर का जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है टेम्परेचर का और प्रेशर का, उस पर वह रिएक्शन जो अपने आप हो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और दूसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है जो अपने आप न हो, जो अपने आप न हो, उसको क्या बोला जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इसे अगर इसका हम स्पॉन्टेनियस इन नेचर की बात कर लें, इसका अगर एग्जाम्पल कर लें तो रेनफॉल, इसका एग्जाम्पल की बात कर ले रेनफॉल, या फिर बोल दें जो मान लीजिए आप छत से पानी फेंकते हैं, छत से पानी ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए छत से पानी फेंकते हैं तो वो भी क्या हो गया? अपने आप हो गया। लेकिन आपके घर सब में, आपके घर में जो है सो मोटर लगी होगी, क्या लगी होगी? मोटर लगी होगी। जब आपको क्या करना होता है, पानी जो है सो ग्राउंड फ्लोर से, पानी जो है सो ग्राउंड फ्लोर से जो है टॉप फ्लोर पे पहुंचाना होता है। कहाँ पहुंचाना होता है? टॉप फ्लोर पे पहुंचाना होता है। तब क्या करते हैं हम? एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं तो उस टाइप का रिएक्शन क्या हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना था अपने को? सेल पढ़ना था, ठीक है। सेल दो प्रकार का होता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है? एक बात ध्यान रखिएगा, गैल्वेनिक सेल से अगर क्वेश्चन चांस बनते हैं पूछने का तो वो पूछ देगा कि गैल्वेनिक सेल का काम क्या है। तो आपको बताना है जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है भाई साहब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और क्या होता है? वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है, ठीक है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल होता है गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल होता है वोल्टेक सेल। क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, आपने एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ बता रखा है जो इसी का एग्जाम्पल क्या होता है? वोल्टेक सेल एग्जाम्पल होता है। क्या होता है बाबू? इसी का एग्जाम्पल होता है, इसी का एग्जाम्पल होता है वोल्टेक सेल होता है। क्या होता है? वोल्टेक सेल एग्जाम्पल होता है। अभी देखेंगे जो वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल होता क्या है। आपको समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर क्या होता है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर में अपने को पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के अंदर में अपने को पढ़ना क्या है? सबसे बड़ी बात ये है जो अपना जो अपकमिंग एग्जाम है 2023, अपना जो अपकमिंग एग्जाम है 2023, उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो उसमें टॉपिक कवर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट मेन जो 11 टॉपिक हैं इसके अंदर, जो मेन 11 सब टॉपिक हैं, मेन 11 सब टॉपिक है उसको कवर करना है, इसको कवर कर लेना है अपने को, जिससे कि अच्छा खासा मार्क्स इस टॉपिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा सो 100% चांसेस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 100% चांसेस हैं जो आपसे बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं होता है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या है? सबसे पहली बात ये देख लीजिए, इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है अपने को। इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है जो डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, उसके बाद पढ़ना है ईएमएफ कैलकुलेशन, उसके बाद पढ़ना है नस्ट इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा स्कूल में तो नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद पढ़ना है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ द सेल गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद देखिए ये जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक थे इस सब में से जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था। और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना आना चाहिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, इस टॉपिक का जो है सो फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ में ये 3 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो दूसरा टाइप का जो इसका सेकंड पार्ट जो आते हैं वहाँ आपसे पूछा जाता है रेसिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी के बारे में। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इस टॉपिक से जो है सो आपको डेफिनेशन तो मान लीजिए ना के बराबर पूछता है, मान लीजिए पूछ लिया कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ी बात है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो है ना इसका यूनिट पूछ लेगा। किसका यूनिट पूछ लेगा? यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को आपसे पूछ लेगा, या फिर इसी के बदले बोल दें तो आयोनिक कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ लेगा, या फिर कप्पा का यूनिट पूछ लेगा। अभी पता चलेगा जो कप्पा क्या होता है, इस यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और आयोनिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ होता है, ठीक है, जब आएगा तो पढ़ेंगे। तो एक टाइप का ग्राफ होता है ऐसे होता है, दूसरा होता है मतलब वो सीधा हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। अपन यहाँ टेक्निकली अवेलेबल है तो यूज़ कर लेते हैं। हाँ ये हो गया। देखिए अब क्या होता है,
ये जो ग्राफ है सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको पूछ लेगा ये कौन सा ग्राफ किसके लिए है, और ये किसके लिए है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जब टॉपिक आएगा अपन सो इसको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद भरिए जो हो गया, ये टॉपिक कवर कर लिए। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। फैराडे लॉ पढ़ना है। फैराडे में 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है और सेकंड लॉ होता है। उसके बाद पढ़ना कोहलास लॉ। कोहलास लॉ का ही दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन। और उसके बाद पढ़ना है अबाउट फ्यूल सेल, जहाँ पे बैटरी के बारे में दे रखा होता है, वो आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक होता है, उसमें कुछ बताने को नहीं होता। एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेंगे, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। जाओ सारा चलेगा क्या, अंडू कर लेते हैं। हाँ देखिए, समझ गए। देखिए इसको अपन इरेज कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक था वो आपके पास जाना चाहिए। चलिए तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। ये था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। ये क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से। ये तो था, आप सबों का वेलकम करना ज़रूरी था जी, है ना। वेलकम करना जरूरी था। कौन सा प्रोग्राम अपन स्टार्ट कर रहे हैं? बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम फॉर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा साइंस के बारे में, भी तो पढ़ा ही होगा। साइंस में जब भी पढ़ते हैं तो मैटर को पढ़ते हैं। मैटर में हम स्टेट पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी का 2 तरीके से स्टडी किया जाता है, एक ट्रांसफ़र स्टडी किया जाता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया जाता है। ट्रांसफ़र जो पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? सेल पढ़ना है, हमने बता दिया अभी, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगा भाई? केमिकल रिएक्शन जो भी होंगे उससे केमिकल एनर्जी बनेगा। उस एनर्जी को यूज करके अपन बनाते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। और ये रिएक्शन क्या होता है आपस में, मतलब नेचर में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस नेचर होते हैं। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं, जो भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होते हैं उसको प्रोसीड कराने में, उसी को कैरी आउट कराने में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बताया जो हमने इसमें चैप्टर में पढ़ना किया, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए ये रहा अपना टॉपिक, ये रहा अपना टॉपिक। थोड़ा सा अपन इसको जूम कर लेते हैं। हाँ देखिए, दिख रहा होगा आपको शायद। हाँ देखिए, ये नोट्स देखिए, नोट्स हमने नहीं बनाया, नोट्स कहीं गूगल से हमने लिया है, ठीक है ना। जहाँ जो भी ऐड करना था हमने ऐड करके आपको समझा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों टाइप का सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसी को क्या किया है इसने डेफिनेशन में बता दिया है। इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करना क्यों जरूरी है? प्रोडक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इस तरह के मेटल को क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बेस पे। जब अपन इसी में टॉपिक में आगे आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, तब पता चलेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम जैसे और भी सारे मेटल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल पढ़ते हैं, बैटरी एंड सेल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कंडक्टर देखिए, जो भी अपने काम का है वही चीज़ पढ़ेंगे। कंडक्टर आप जानते हैं, मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है। हाँ, अपने पास जो आएगा मेन टॉपिक जो आएगा, जो अपने को पढ़ना है, अपने को पढ़ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जब आगे आएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पढ़ना है। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में क्या होता है बाबू? डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है, जो अपन आने वाले दिनों में या फिर आने वाले लेक्चर में इसको जानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये सब बहुत बेसिक है, आप सबको पता होगा, ठीक है। एक थोड़ा गो थ्रू हो जाते हैं। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको भी अपन जूम कर लेते हैं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? देखिए, हाँ, सबसे पहले पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में जो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? डिफरेंस बिटवीन। थोड़ा कैमरा देख लीजिएगा आप लोग, अभी रात में शूट कर रहे हैं वीडियो, तो हो सकता है अच्छे से फ़ोटो नहीं आ रही होगी। फ़ोटो से मतलब नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है बाबू।
तो आपको इस पे ध्यान देना है, वीडियो पे ध्यान देना है जो वीडियो में चल क्या रहा है। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल को क्या बोल देते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं या फिर वोल्टेज सेल बोल देते हैं। देखिए इसका फंक्शन समझिएगा क्या होता है। 2 चैम्बर होते हैं इसमें, कितने चैम्बर होते हैं, हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम आपको बता देते हैं आपको। देखिए ठीक है, अपने पास देखिए अब टेढ़ा उड़ा बन गया, कोई बात नहीं है। मान लीजिए अपने पास ये 2 चैम्बर हो गया, ठीक है ना। अरे यार ये थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा जी ये डब्बा जो है तो खाली है, मतलब ये बंद है। ठीक है, अपने पास ये 2 चैम्बर हो गया। देखिए जो लेफ़्ट साइड जो होता है, जो लेफ़्ट साइड होता है इसको बोलते हैं एनोडिक, क्या बोल देते हैं इसको, एनोडिक चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, एनोडिक चैम्बर। इसको क्या बोल देंगे, कैथोडिक चैम्बर। इसको क्या बोल देते हैं, कैथोडिक चैम्बर बोल देते हैं। ठीक है, देखिए होता है क्या, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है। आप सबको पता है इलेक्ट्रोड होता क्या है। ड्राइंग भी उतना अच्छा नहीं है बाबू। ठीक है, मान लीजिए ये अपना इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इन दोनों को हमने एक वायर से, और यहाँ पे अपना मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे अपना एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है, ये उसका फिलामेंट है। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये एनोडिक चैम्बर है और ये कैथोडिक चैम्बर है। ये जो बना होता है, ये जो किसका होता है, एनोडिक चैम्बर, ये जिंक का होता है। किसका होता है बाबू, ये जिंक का होता है। और ये जो है कैथोडिक चैम्बर में ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, ये किसका होता है, कॉपर का होता है। तो याद रखिएगा इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो भरा होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो किसका होता है, ZnSO4 का। मतलब कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसी मेटल का क्या लेंगे हम यहाँ पे, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल का यहाँ क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो यहाँ कौन भरा होगा, CuSO4 भरा होगा। आप सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ Zn जो है सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ कॉपर क्या है, कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन। जब भी आपको एनोडिक चैम्बर मिलेगा, एनोडिक चैम्बर में क्या होता है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, एनोडिक चैम्बर में ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोडिक चैम्बर में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोडिक चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोडिक चैम्बर में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का 2-3 डेफिनेशन होता है, लेकिन अपने को जो यहाँ यूज करना है बस वही डेफिनेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका मतलब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए प्रीवियस पेज, इसी में एक और पेज ले लेते हैं। हाँ देखिए ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, जो अपने पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, सो मान लीजिए हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है क्या होगा, मान लीजिए कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है M। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपना N इलेक्ट्रॉन लूज करता है। N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, N+ आ जाएगा, N+ आ जाएगा। देखिए यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और यहाँ क्या हो गया, N+ हो गया। जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जब भी क्या हो,
ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ उस प्रोसेस को बोल देंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा। हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिलीज करेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑलवेज रिलीज करेगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जिंक है अपने पास। जिंक क्या करेगा, जो कि अपना एनोडिक चैम्बर में था, क्या करेगा अपना जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, 0 से बढ़ के कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, देखिए अब रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस को हम आर से लिख लेते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में जैसे मान लीजिए कॉपर था, कॉपर क्या था, उसमें क्या था, रिडक्शन का डेफिनेशन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर जो है सो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहाँ जो जिंक जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वह क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब देखिए यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ किस में आ गया, 0 में आ गया, मतलब कि क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बाबू, रिडक्शन प्रोसेस बोल देते हैं। जहाँ भी क्या हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। जब हम सेल पढ़ रहे थे, हाँ ये देखिए जिंक का था, आपसे अभी हम एक डीएवी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो उसका जो अभी एग्जाम हुआ था स्कूल में, इंटरनल एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछ लिया गया था जो एनोड के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो बताइए वो एनोड के अंदर किसका इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो वो जिंक का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। और कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें और भी सारी बातें होती हैं। होता क्या है, देखिए जिंक है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन गया, देखा ही जाता है। एक बार बल्ब ग्लो किया, एक बार बल्ब जब ग्लो करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है। बल्ब जब ग्लो किया और एक ही बार ग्लो करता है, फिर बल्ब जो है जो बंद हो जाती है। तो सर बल्ब बंद क्यों हो गया भाई, तो इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि देखो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो गया, यहाँ तक गया। ठीक है, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, नहीं गया ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, नहीं गया ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो बल्ब जो है जो कंटिन्यूसली ग्लो कैसे करेगा। ठीक है, इसी के लिए क्या किया गया, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। क्या लगाया गया, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया इस तरह से, जिसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया। कौन सा इलेक्ट्रोड अभी देखते हैं, अभी आएगा अपना, आते हैं टॉपिक पे जो भी था। हाँ देखिए तो ये पढ़ रहे थे, पहले देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, ये जो यहाँ सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, उसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यह एनोड है और ये कैथोडिक चैम्बर है और ये एनोडिक चैम्बर है। क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, याद रखिएगा जो गैल्वेनिक सेल जो होता है, ये गैल्वेनिक सेल जो होता है सो 2 चैम्बर का रिएक्शन होता है, मतलब ये प्रोसीड इन 2 चैम्बर। ये क्या होता है, 2 चैम्बर रिएक्शन होता है, 2 चैम्बर रिएक्शन होता है, मतलब कि इसके लिए 2 चैम्बर का यूज होता है। इससे क्या होता है, ये सिंगल चैम्बर में हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो सिंगल चैम्बर में हो जाता है। इसके लिए 2 बॉक्स चैम्बर, मतलब सीधा समझिए बॉक्स। ठीक है, हमने बता दिया एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंस समझिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ये भी हमने बता दिया है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, इंट्रोडक्शन में ही हमने आपको बता दिया था ये बात, इसका भी इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। जो क्या करेगा, कैरीड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हमने आपको बता दिया था। असेंबली क्या, देखिए इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल। हमने बताया था 2 चैम्बर चाहिए और दोनों के अंदर देखिए, ये देखिए हाफ सेल उसको बुलाया जाता है ना, हाफ सेल उसको बुलाया जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दोनों क्या है आपस में, हाफ सेल हैं। दोनों क्या है आपस में, हाफ सेल हैं। अभी आगे भी एक टॉपिक आएगा, हाफ सेल को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए, कंटेनिंग द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट है और यहाँ
कॉपर सल्फेट है। इसमें क्या है, देखिए सिंगल सेल कंटेनिंग है, सेम इलेक्ट्रोड होगा, प्रेजेंट इधर सेम इलेक्ट्रोलाइट। हमने बताया था सिंगल चैम्बर है और इसके अंदर क्या होगा, सेम ही, क्योंकि एक ही चैम्बर है तो दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट तो अपन यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ही अपने को यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एनोड जो है, हाँ ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। VVI है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। VVI है, क्या VVI है, यहाँ पे जो है सो एनोड जो है सो नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एनोड जो है सो नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ कैथोड जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एनोड जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो है सो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब कहेंगे सर ये कैसा हो गया, याद रखिएगा इलेक्ट्रोड का जो टर्मिनल है ये जो है सो हम उसके पोलैरिटी से नहीं बता सकते हैं, हम बताते हैं उसके फंक्शन से। एनोड वो होगा जिस पे हमेशा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, अब चाहे वो नेगेटिव हो इसके चार्ज या फिर पॉजिटिव हो, याद रख लीजिएगा। और कैथोड जो होगा इसके अंदर या फिर इसके ऊपर हमेशा जो है सो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा, जो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड का जो पोलैरिटी क्या होता है, कैथोड का पोलैरिटी क्या होता है, और इसके अंदर जो है सो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड का टर्मिनल जो है, एनोड का पोलैरिटी क्या होता है, कैथोड का पोलैरिटी क्या होता है। यहाँ देखिएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, एनोड से लेकर के कैथोड की तरफ होगा। देखिए हमने अभी बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताया था ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था और यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था और एनोडिक चैम्बर से इलेक्ट्रॉन चला था और कैथोडिक चैम्बर में आया हुआ था, ठीक है, समझ गया। और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंटर थ्रू इलेक्ट्रोड एंड लीव बाय द एनोड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा सो कैथोड के थ्रू इंटर करेगा और एनोड के थ्रू बाहर निकलेगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रॉन इंटर थ्रू कैथोड एंड लीव बाय एनोड। इलेक्ट्रॉन जो है सो कैथोड के थ्रू तो इंटर करेगा, इंटरनली इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ याद रख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अंदर की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड इंटरनली, क्या हो जाएगा, इंटरनली कहने का मतलब अंदर की तरफ बोल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इंटर थ्रू कैथोड, यहाँ से तो आया, यहाँ से आया, ठीक है, कैथोड एंड लीव बाय द एनोड, एनोड से निकला, मतलब कि एक्सटर्नली। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली हो जाएगा। इसी के दूसरे भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरे भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू, देखो इसी को हम दूसरे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली हो जाएगा, कैथोड एक्सटर्नली हो जाएगा। ये जो है तो बातें याद रखिएगा, ये सारी बातें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस क्या था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिया। स्पॉन्टेनियसली आपको पहले बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में ही बताया था, ये जो है क्या होता है, ये जो रिएक्शन होते हैं आपस में स्पॉन्टेनियस होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। सॉल्ट ब्रिज, देखिए सॉल्ट ब्रिज हमने बताया था, देखिए हमने बता रखा है आपको, हमने बता रखा है, हाँ यहाँ पे हमने बताया था, ये देखो मैंने बताया था ना, ये ऐसे करके सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ता है, सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब दो चैम्बर हैं इसको जोड़ने के लिए ना सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब सिंगल सेल हो, जब सिंगल कंपार्टमेंट हो, जब सिंगल देखो ये तो सिंगल कंपार्टमेंट है, इसको जोड़ने के लिए कौन सा सॉल्ट ब्रिज, ये तो जुड़ा ही हुआ है आपस में, तो यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होगा और इसके अंदर जो है सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा। तो यहाँ क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा, यहाँ सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आगे। ये डिफरेंस था किसके बीच में, गैल्वेनिक सेल के बीच में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच के अंदर का डिफरेंस था। अब इसको समझ लेते हैं ज़रा क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, थोड़ा इसको हम कम कर लेते हैं, कहाँ से थोड़ा भाई कम, हाँ देखिए अब गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहा जाता है, वोल्टेज सेल कहा जाता है, ये हमने आपको ये बता रखा है, ठीक है।
जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी आगे टॉपिक आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे एनोड पे क्या होता है हमने बता दिया है, ठीक है। अदर फीचर ऑफ, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए डैनियल सेल क्या होता है, यही हमने अभी बात कर रखा था, ठीक है। ये 2 चैम्बर होगा, ये वोल्टमीटर लगा होगा, सॉल्ट ब्रिज लगा होगा, ठीक है ना। ये जिंक होगा, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जब अपन हाफ सेल पढ़ लेंगे ना तब अपन रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे। वैसे हम यहाँ भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज लगा होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पूछ लेगा, जब आपसे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पूछ लेगा ना तो उसका आंसर आपको ये देना है। यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। देखिए एक ही बार इलेक्ट्रॉन जो है एक बार यहाँ से लेकर यहाँ फ्लो किया तो बल्ब एक बार ग्लो किया, मतलब वोल्ट मीटर में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। उसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया। उसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया। तो सॉल्ट ब्रिज यूज करते क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। अब क्या हो गया, करंट जो है कंटिन्यूसली फ्लो करना स्टार्ट हो गया। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन द बोथ साइड। कहने का मतलब ये न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है सो दोनों साइड मेंटेन कर दिया। और क्या, सॉल्ट ब्रिज जनरली कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज KNO3 KCl एंड KCl इज प्रीफर्ड बिकॉज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K+ एंड Cl- आर ऑलमोस्ट सेम। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है, देखिए आप वो सॉल्ट ले सकते हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो जिसका क्या हो, पहला मोबिलिटी सेम हो, जिसका क्या हो, मोबिलिटी सेम हो, दूसरा मोबिलिटी सेम हो, ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर सेम हो। मोबिलिटी सेम करने का मतलब क्या है, जो कैटायन का मोबिलिटी, देखिए KNO3 है, KNO3 में कैटायन कौन है, KNO3 में कैटायन क्या हो गया, K+ हो गया, और एनायन कौन हो गया, एनायन हो गया भाई NO3- हो गया। तो ये दोनों का जो मोबिलिटी रेट है ना वो बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए भाई, रेट जो है सो बराबर इसलिए होना चाहिए जिस स्पीड से K+ का नीड अगर कॉपर सल्फेट के अंदर है, तो जिस रेट से कॉपर सल्फेट के अंदर K+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो जाए, तो उसी रेट से तो NO3- जिंक सल्फेट की तरफ उस चैम्बर में जाना चाहिए ना। तो इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर मोबिलिटी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रखा है जो क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ KCl एंड Cl- आर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफरेंस नंबर क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये सब डेफिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन का लिया जाता है, किसका लिया जाता है, हाइड्रोजन का लिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए हाँ हाइड्रोजन का लिया जाता है, वही हमने बताया है। इलेक्ट्रोमोटिव मेन ड्रॉबैक, हाँ इसका ड्रॉबैक ये है जो अपन लेते हैं ये, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रॉबैक क्या पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF शॉर्ट में बोलते हैं ऑफ द सेल क्या होता है, ये रहा डेफिनेशन। एक बात याद रखिएगा, जो EMF अगर आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन EMF, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए EMF जो होता है ना, EMF जो होता है सो दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड EMF। जैसे कि हमने देखिए ये बनाया हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, ठीक है। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा, इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा कब, जब कोई भी करंट इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तब का जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को बोलते हैं EMF, ठीक है। और सेल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू हाफ सेल। जो हाफ सेल अभी आगे पढ़ेंगे तो उसके दो हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, ठीक है। ये सेल का जो है जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जो कि ऑब्टेन किया जा सकता है। EMF इज मेजर्ड इन पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियोमीटर के टर्म में इसको मेजर किया जाता है। और ये सेल पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर के फॉर्म में, वोल्ट मीटर के टर्म में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, कुछ याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उतना ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं।
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उतना ज़्यादा यूज नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना यार। कैल्शियम का प्लस में H2SO4 का रिएक्शन है, तो अब कैल्शियम का क्या होता है, रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होता है, क्या करता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो CaSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है सो रिलीज हो जाता है, बाकी आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह कॉपर H2SO4, कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। देखिए हाफ सेल आ गया, ठीक है। तो हाफ सेल के बारे में जानते हैं। हाफ सेल क्या होता है? हाफ सेल वो होता है जहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, उसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी मेटल M है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। अब एक रिडक्शन हो रहा है, क्या कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लेगा, M बना लेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, देखो हाफ सेल हो गया। क्या हो गया ये? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो, वह क्या हो जाएगा, हाफ सेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो इसी दो रिएक्शन को अगर आप ऐड कर देते हैं, ये तो दोनों क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। ये दोनों क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। ये भी क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। ये भी क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, देखो ये सॉलिड फॉर्म में होगा और यहाँ भी ये सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये किसका होगा, एनोड का होगा। किसका होगा, एनोड का होगा, और इसका कैथोड का होगा। किसका होगा, कैथोड का होगा। देखिए N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ये मत कीजिएगा जो मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड भी काट दीजिएगा, Mn प्लस भी काट दीजिएगा, नहीं ये अन्याय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनोड का है और ये कैथोड का है। तो फुल रिएक्शन क्या लिख लेंगे हम अपन, फुल रिएक्शन लिख लेंगे। देखो मेटल किसका था, एनोड का था, तो ब्रैकेट में A लिख देंगे, ठीक है। प्लस ये क्या है यहाँ Mn प्लस किसका है, ये Mn प्लस, ये कैथोड का, कैथोडिक चैम्बर क्या है, एरो। अब देखिए ये Mn प्लस किसका है, ये Mn प्लस किसका है, एनोड का, तो ब्रैकेट में A लिख देंगे प्लस, और ये M किसका है, ये मेटल किसका है, ये सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन किसका है, ये कैथोड का है। ये क्या हो गया आपका, फुल सेल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, ये फुल सेल रिएक्शन। देखिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हाफ सेल रिएक्शन था और ये फुल सेल रिएक्शन था। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने लिया भी था ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो कि मान लीजिए जिंक का हो रहा है। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस आ जाएगा। रिडक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कॉपर का। कॉपर प्लस 2 में था, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। अब दोनों रिएक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ये क्या हो गया, इसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अब दोनों हाफ सेल रिएक्शन के आप दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को जैसे ही ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बच गया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 से क्या बन गया, Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये क्या हो गया अपना फुल सेल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, फुल सेल रिएक्शन हो गया, जिसमें अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्या फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लिख दीजिएगा नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फुल सेल रिएक्शन, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। हाफ सेल समझ गए। तो हाफ सेल का EMF कैलकुलेशन भी होता है, जो कि कवर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अगला टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन से पहले अपन एक स्लाइड बना लेते हैं, EMF कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल। क्या लिख लेते हैं, EMF कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल, ठीक है। इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसको कवर करेंगे अपन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो लंबा वीडियो बनेगा तो आप लोग भी देखना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। इसका जो है PDF आपको, इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रही बात अगला टॉपिक क्या करना है, EMF कैलकुलेशन। देखिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो उसको भी हम कराते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख ही लिया है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो इसको जो है सो रिवीजन करके आइएगा, इतना समझ लीजिएगा, तो इससे आपका बोर्ड में जो है सो 100% क्वेश्चन जो है सो आपसे बन जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो आपसे नहीं बने, ठीक है।